हेलो स्टूडेंट, आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पी कुमार हिस्ट्री क्लासेज में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में ढेर सारे सुधार किए, नई नई चीजें लाई, जैसे कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था है जो कि भारत के इतिहास में अद्वितीय है। तो अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधार में क्या क्या हमें पढ़ना है वो हम देख लेते हैं। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि राजस्व नीति में क्या सुधार करता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी एक शक्तिशाली शासक था और उसके समय में मंगोलों के इतने से ढेर सारे आक्रमण हुए और फिर साम्राज्य विस्तार भी उसको करना था। इसके लिए यह आवश्यक था कि अपने वो प्रशासन में कुछ सुधार करे, जो विभिन्न क्षेत्रों में कमियां हैं उनको ठीक करे और राज्य की आय को जो है बढ़ाने का भी उपाय करे, क्योंकि उसे सैनिकों को नकद वेतन देना था। तो उसी क्रम में ये सब सुधार करता है, जिसमें सबसे पहले राजस्व नीति में क्या क्या सुधार करता है उसको हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले मुस्लिम माफीदार वर्ग जो है, इसको पूर्ववर्ती सुल्तान यानी अलाउद्दीन खिलजी से पहले के जो दिल्ली के सुल्तान थे उनके द्वारा तमाम जमीन जो है मुफ्त में दी गई थी। जैसे कि इनाम हो गया, उदाहरण के लिए आप अगर देखें तो इनाम, मिल्क, वक्फ, मफरूज, इन सब भूमियों को जो है उसने, इनका जो अधिकार था मुस्लिम माफीदार वर्ग को दिया गया था, उनको समाप्त कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी अपने शासन में धर्म में भेदभाव नहीं करता था। जैसा कि एक बार उसने कहा भी था अपने काजी से, काजी मुगिसुद्दीन से, कि मैं नहीं जानता कि धर्म में क्या लिखा है, मैं वही करता हूं जो राज्य के हित में होता है। तो इसलिए वो ऐसा नहीं कि हिंदू मुस्लिम में उसने भेदभाव किया हो। तो इसी क्रम में उसने मुस्लिम जो माफीदार वर्ग है, इनको तमाम चीजें मुफ्त में दी गई थी, इनाम, मिल्क, वक्फ, मफरूज, इनको निरस्त कर देता है और ज्यादा से ज्यादा जो है इस तरीके की भूमि को जब्त कर लिया जाता है। यद्यप बर्नी इसकी आलोचना करता है और कहता है कि ढेर सारे मुस्लिम लोग जो है इससे दरिद्र हो गए। दूसरा पॉइंट है इसमें आपका हिंदू जमींदार वर्ग। ये हिंदू जमींदार वर्ग क्या करता था, ये जो है राजस्व अधिकारी के रूप में काम करते थे और राजस्व की वसूली करते थे। राज्य की आय को बढ़ाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इनको भी जो भूमि दी गई थी या उस पर टैक्स नहीं लगता था, उसको जो है इन पर भी टैक्स लगा दिया गया। इनसे इस तरीके की जमीन ले ली गई। और इतना ही नहीं, इनका जो भ्रष्टाचार था उससे भी अलाउद्दीन खिलजी वाकिफ था, उसको जानकारी थी। उसको भी समाप्त करने के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी जो शक्ति थी बहुत अधिक थी, उसको समाप्त करने के लिए हिंदू जमींदार वर्ग पर भी टैक्स लगा देता है और उनसे इस तरीके की जो जमीन दी गई थी उनको ले लेता है। तीसरा है भू राजस्व में वृद्धि। अलाउद्दीन खिलजी भू राजस्व में वृद्धि करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? क्योंकि उस समय मंगोलों के आक्रमण हो रहे हैं, विदेशी आक्रमण हो गया, साम्राज्य का विस्तार करना है, इसके लिए एक बड़ी सेना रखना आवश्यक है, स्थायी सेना, और उनको नकद वेतन देना है। इसलिए भू राजस्व में वृद्धि करना उसने उचित समझा और भू राजस्व में वृद्धि को वो ले जाकर जो है उत्पादन का 1/2 भाग यानी आधा भाग जो है भू राजस्व के रूप में ले लेता है। इतना ही नहीं, भू राजस्व में वृद्धि करना इसलिए भी आवश्यक हो गया था क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने मद्य निषेध लागू कर दिया था, यानी शराबबंदी लागू कर दिया था। तो यानी शराब के उत्पादन से जो कुछ आय होती थी वो भी बंद हो गई। तो उसकी भरपाई उसने कहीं ना कहीं भू राजस्व में वृद्धि करके किया। अगला जो सुधार वो करता है, राजस्व संग्रह में सुधार करता है। राजस्व संग्रह में सुधार के लिए वो 2 कदम उठाता है। एक तो ये है, होता क्या था कि राजस्व संग्रह में भाई
किसानों पर इतना अधिक उत्पादन का आधा भाग टैक्स लगा दिया गया है। तो अगर अब राजस्व संग्रह में सुधार नहीं किया जाएगा तो मनमाने तरीके से राजस्व लगाया जाएगा, वसूली की जाएगी। भूमि पता लगा 1 बीघे है तो उसको उन्होंने दिखा दिया 2 बीघे, और इसी तरीके से जो है पटवारी होता था उसके वही रिकॉर्ड की जांच भी की जाती थी। तो किसानों के हित में ही कि उनका शोषण ना हो, इसलिए उसने भू राजस्व संग्रह में सुधार के लिए 2 कदम उठाए। उसने भू पैमाइश कराई, यानी भूमि की जो है नाप कराई कि किसके पास कितना भूमि है, कितना उसको टैक्स देना है, ताकि उचित लगान जो है उसको देना पड़े, उससे अतिरिक्त वसूली या जबरन ज्यादा वसूली ना की जा सके। इसी तरीके से उसने दूसरा क्या किया कि पटवारियों के वही रिकॉर्ड की भी जांच जो है की जाने लगी। अलाउद्दीन खिलजी भू राजस्व को अनाज के रूप में लेना अधिक पसंद करता था, क्योंकि बाजार नियंत्रण व्यवस्था उसने लागू कर रखी थी, उसके लिए अनाज की जो है जरूरत थी, आवश्यकता थी। अगला है दीवाने मुस्तखराज। इसका काम क्या है कि जो भू राजस्व का जो बकाया रह जाता था उसकी वसूली के लिए ये विभाग बनाया गया था। ये प्रश्न आईएएस, पीसीएस और टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी लेक्चरर, ये सवाल बहुत बार आया है। तो ये दीवाने मुस्तखराज ये होता था कि इसकी किस चीज के लिए बनाया गया था विभाग ये, तो आप इसका उत्तर बता सकते हैं कि बकाया भू राजस्व की वसूली के लिए बनाया गया। तो कभी कभी ये सवाल जो है मैचिंग में भी आता था, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग था। तो दीवाने मुस्तखराज विभाग क्यों बनाया गया था? बकाया भू राजस्व की वसूली के लिए इस विभाग को बनाया गया था। और यह विभाग राजस्व अधिकारी यानी जो भू राजस्व की वसूली करते थे उनके प्रति बहुत कठोर रवैया अपनाता था। जो भू राजस्व की बकाया रह जाता था उसकी वसूली नहीं करते थे नियमित समय पर। तो इसके लिए जो है राजस्व अधिकारियों के प्रति बहुत ही कठोर रवैया था, और उनको जो है वसूली अगर समय पर नहीं करते थे तो उनको दंड भी देने का इसमें की व्यवस्था की गई थी। अगला है वेतन में वृद्धि। राजस्व विभाग या राजस्व अधिकारी जो हैं उनके वेतन में वृद्धि कर दी गई थी। क्यों? क्योंकि जो है इससे राजस्व विभाग में जो है भ्रष्टाचार ना हो, इसके लिए और सुख सुविधा पूर्वक राजस्व अधिकारी, भू राजस्व अधिकारी रह सके, इसके लिए उनके वेतन में वृद्धि कर दिया गया ताकि भ्रष्टाचार ना हो। और जिसने इसके बावजूद भी भ्रष्टाचार नहीं छोड़ा तो उसके प्रति जो है अलाउद्दीन खिलजी ने कठोर दंडात्मक रुख अपनाया और उनको दंडित किया। अगला है इसमें राजस्व नीति में ही और क्या सुधार करता है और यह क्या नई चीजें लाता है। तो अतिरिक्त कर। अतिरिक्त कर में क्या है? घरी कर और चरी कर। अलाउद्दीन खिलजी ये 2 नए कर लगाता है। इससे पहले दिल्ली सल्तनत में किसी ने भी घरी और चरी कर जो है नहीं लगाया था। ये घरी और चरी कर क्या है? घरी कर का मतलब गृह कर, चरी का कर का मतलब है चराई कर जो पशुओं पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने गृह कर पर तो फिर भी उदारता पर पूरी वसूली की, लेकिन चरी कर पर उसने कुछ जो है उदारता अपनाई। गृह कर को उसने जो है कठोरता पूर्वक वसूली किया उसका। चरी कर पर उसने कुछ उदारता अपनाई। वो क्या था कि चरी कर में कुछ छूट दिया, जैसे जिनके पास 2 बैल, 2 भैंस, 2 गाय थी, 10 बकरियां थी, उनको जो है कर से मुक्त कर दिया। यानी जो लोग आजीविका के लिए इनका पालन करते थे उनको टैक्स ये चरी कर नहीं देना था। अगला है जजिया कर। जैसा कि आप जानते हैं कि जजिया कर हिंदुओं पर लगाया जाता था। आरपी त्रिपाठी का ऐसा मानना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जजिया कर को वसूलने में अधिक बहुत उत्सुकता, दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि पहले से ही भू राजस्व उत्पादन का आधा भाग कर दिया गया था। तो इसलिए जो दे दिया ठीक है, उसको वसूलने में बहुत कठोरता जो है उसने अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं अपनाई। अगला है इसी में राजस्व नीति में है कि जागीरों की समाप्ति कर दी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी से पहले सैनिकों को
अपने वेतन के बदले में एक जागीर दे दी जाती थी, और उससे जो आय होती थी उसी से वो सैनिक जो है, जो सैनिक अधिकारी थे, उनके अंडर में जो अधिकारी थे वो सैनिक थे, उनका खर्च चलता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इस व्यवस्था को, जिसे एकता प्रणाली कहा जाता था, अलाउद्दीन खिलजी एकता प्रणाली के बिल्कुल विरोध में था, इसका जबरदस्त विरोधी था। उसने इस प्रणाली को समाप्त करके सैनिकों को नकद वेतन देने का जो है प्रावधान लाया। अब क्या होता था, भू राजस्व की जो वसूली होती थी सीधे वो खजाने में वो पैसा जमा होता था, और फिर उसी से सरकारी खजाने से इन सैनिकों को वेतन दिया जाता था। बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी की कर प्रणाली की बड़ी आलोचना की है, और यह जैसा कि आप जानते हैं कि इसका भार सभी वर्गों पर था, ऐसा नहीं कि हिंदुओं पर रहा हो या फिर कृषकों पे ही रहा हो। अलाउद्दीन खिलजी ने जो कर प्रणाली लगाई उसका भार कृषकों पर, व्यापारी पर, भूस्वामी पर, सभी लोगों पर था। ये बोझ जो है कोई एक वर्ग पर नहीं था। अब इस कर प्रणाली का अगर औचित्य की बात करें तो औचित्य इस कर प्रणाली का यही है कि अलाउद्दीन के समय में इतने विदेशी आक्रमण, विशेष रूप से मंगोल आक्रमण हुए, कि उसके लिए यह आवश्यक था कि जो है कर प्रणाली में, राजस्व नीति में सुधार करे। इतना ही नहीं, आंतरिक विद्रोह भी हुआ करते थे, तो आंतरिक शांति को स्थापित करने के लिए कर वृद्धि यह आवश्यक था। दूसरा है सैनिक सुधार। अलाउद्दीन ने सैनिक सुधार क्यों किया या इसके क्या क्या कारण रहे, पहले उनकी हम बात कर लेते हैं। कारण में जैसा कि आप जानते हैं कि अलाउद्दीन के समय उत्तर पश्चिम से मंगोलों के लगातार आक्रमण हो रहे थे। इस आक्रमण को रोकने के लिए यह आवश्यक था कि अलाउद्दीन के पास एक जबरदस्त सेना हो जो इन आक्रमणकारियों से लड़ सके। इसके अतिरिक्त साम्राज्य में आंतरिक अशांति उत्पन्न हो जाती थी। इनको रोकने के लिए भी यह जरूरी था कि एक स्थायी सेना हो, और ये जो बार बार विद्रोह होते थे, आंतरिक अशांति उत्पन्न होती थी, उसका जो है दमन किया जा सके या उसको रोका जा सके। इसके अलावा साम्राज्य विस्तार अलाउद्दीन खिलजी करना चाहता था, साम्राज्य विस्तार के लिए भी सेना की आवश्यकता थी। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से सेना में भी अलाउद्दीन खिलजी ने सुधार किया। वो सुधार क्या क्या थे वो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले स्थायी सेना। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी संख्या में स्थायी सेना रखी। इससे पहले के जो दिल्ली के सुल्तान थे वो कहीं न कहीं सेना के लिए अपने अमीरों पर निर्भर कर रहते थे या फिर सामंतों पर निर्भर रहते थे जब कभी युद्ध होता था या विद्रोह होता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी संख्या में स्थायी सेना रखी, और इस सेना पर अलाउद्दीन खिलजी का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, सीधा नियंत्रण था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ने इन सैनिकों की भर्ती के लिए सेना मंत्री आरिजे मुमालिक को जो है नियुक्त किया। वही इसकी जो है स्थायी सेना की नियुक्ति करता था, और अलाउद्दीन खिलजी भी जो है निरीक्षण करता था। दूसरा सुधार क्या किया, हुलिया। तो जो सैनिक भर्ती होते थे उनके हुलिया का भी रूप, रंग का, आकार का जो है वो सब रिकॉर्ड रखा जाता था। सैनिकों की भर्ती में योग्यता को ध्यान दिया जाता था, वंश प्रजाति के आधार पर उनसे कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, और सैनिकों का जो हुलिया होता था, उनका आकार, उसका जो है रिकॉर्ड रखा जाता था, और वो रिकॉर्ड जो है सेना मंत्री या आरिज विभाग में रहता था, ताकि सैनिक युद्ध के अवसर पर किसी और को, अपने स्थान पर किसी और को न भेज सकें। और जिस समय हुलिया का रिकॉर्ड लिखा भी जाता था उस समय भी वो उन्हीं को आना पड़ता था। तो ये हुलिया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पहली बार दिल्ली सल्तनत में लागू किया गया, और ये कहीं न कहीं बहुत सफल साबित हुआ, और सेना की जो है गुणवत्ता में वृद्धि होती है इससे, क्योंकि इससे पहले या इसके
आगे चल के फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में आप देखेंगे कि ये सब चीजें जब छोड़ दी जाती हैं तो बूढ़े सैनिकों को जो है सेना में पता लगा रखा गया और युद्ध का अवसर आया तो अपने स्थान पर किसी और को जो है भेज देते थे, अपने दास को, गुलाम को भेज देते थे। तो ये हुलिया प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक गुणवत्ता के लिए बहुत ही अच्छी साबित हुई। अगला है दाग प्रणाली। अलाउद्दीन खिलजी की सेना का अगर कहा जाए आधार तो कहीं ना कहीं घुड़सवार सेना थी। और जैसा कि आपने पहले ही टॉपिक में पढ़ा था, दूसरे टॉपिक में, कि तुर्कों की सफलता का कारण में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी घुड़सवार सेना का। तो अलाउद्दीन खिलजी इसको और बेहतरीन करना चाहता था। इसके लिए क्या किया कि उसने उत्तम घोड़े जो है, उत्तम किस्म के घोड़े विदेशों से मंगवाए और जो देश में भी घोड़े थे उनकी नस्ल को सुधारने का उसने प्रयास किया। और फिर उन घोड़ों को दाग दिया जाता था ताकि उन घोड़ों को बदला ना जा सके युद्ध के अवसर पर। तो एक प्रकार से माना जाए तो घोड़ों पर निशानी लगा दिया जाता था ताकि घोड़ों की अदला बदली ना हो सके। अगला है इसी में सैनिक सुधार में ही नकद वेतन। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली का पहला सुल्तान है, ये सवाल कई बार आ चुका है तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिसने सैनिकों को नकद वेतन देना प्रारंभ किया। तो अलाउद्दीन खिलजी है वो। तो अलाउद्दीन खिलजी सैनिकों को नकद वेतन देना प्रारंभ किया। उसने घुड़सवार सैनिकों का वेतन, वार्षिक वेतन 234 टका निर्धारित किया। और जो घुड़सवार 2 घोड़े रखते थे, यानी एक अतिरिक्त घोड़ा रखते थे, उन्हें साल भर का 78 टका जो है और दिया जाता था। टका सिक्के हैं, जैसे आज के समय में रुपए होता है, उस समय जो है टका में गिनती होती थी। तो 234 टका एक सैनिक, घुड़सवार सैनिक को दिया जाता था और यदि वह अतिरिक्त घोड़ा रखा है तो उसे 78 टका और दिया जाता था। पैदल सैनिकों को कितना वेतन था? तो पैदल सैनिकों को 156 टका वार्षिक दिया जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि के बदले में नकद वेतन देना प्रारंभ किया और जागीर प्रथा कहीं न कहीं जो है समाप्त कर दिया, एकता प्रणाली को उसने समाप्त कर दिया। फिर इसी में है सैनिक सुधार में ही बाजार नियंत्रण व्यवस्था। बाजार नियंत्रण में क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने? बाजार नियंत्रण में अब चूंकि सैनिकों का वेतन फिक्स कर दिया, स्थायी कर दिया कि इतना ही वार्षिक मिलेगा, तो बाजार में या चीजों में वृद्धि, दाम में वृद्धि हो सकती थी मुद्रास्फीति के कारण। तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए आवश्यक हो गया था कि बाजार नियंत्रण लाया जाए ताकि मूल्य में वृद्धि ना हो सके। इसके लिए उसने तमाम उपाय किए, सारी चीजों के दाम फिक्स कर दिए, उससे अधिक में जो है कोई चीज नहीं बेची जा सकती थी। इसलिए सैनिकों को उसके अलाउद्दीन खिलजी के पूरे जीवन काल में जो है जो चीज जितने में मिलती थी वो अंत तक उतने में ही वो उसी दाम पर जो है उपलब्ध हो जाती थी। इसके अलावा क्या काम किया? दुर्ग का निर्माण एवं मरम्मत। उत्तर पश्चिम सीमा पर अलाउद्दीन खिलजी ने कई दुर्गों का निर्माण करवाया और साथ ही जो पुराने दुर्ग थे उनकी मरम्मत करवाई। और इन दुर्गों में योग्य सैनिकों को रखा जाता था क्योंकि ये उत्तर पश्चिम सीमा से ही तमाम विदेशी आक्रमण हुआ करते थे। तो योग्य सैनिक हैं। साथ ही इन दुर्गों में, किलों में शस्त्र और खाद्यान्न बड़ी मात्रा में रखा जाता था। तो इस तरीके से सैनिक सुधार में अगर आप देखेंगे तो ये सब तमाम सुधार किए जाते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी के सेना में 4,75,000 घुड़सवार सैनिक रहते हैं और बड़ी संख्या में ही पैदल सैनिक रहते हैं। इतनी बड़ी सेना के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर पश्चिम सीमा से होने वाले मंगोल आक्रमण को विफल किया, आंतरिक शांति स्थापित किया और इसके साथ ही जो है साम्राज्य विस्तार करने में वह सफल हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार में ही एक देख लेते हैं आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार में मूल रूप से अगर आप देखेंगे तो जो वस्तुओं के दाम फिक्स कर देता है तो वो जो है बाजार नियंत्रण व्यवस्था है। और बाजार नियंत्रण व्यवस्था की इसकी जो 2 प्रमुख विशेषताएं हैं कि वस्तुओं का मूल्य निश्चित कर दिया गया।
उस मूल्य से अधिक या कम पर जो है कोई चीज नहीं बेची जा सकती थी। और दूसरा इसी में था कि वस्तुओं की आपूर्ति, ये नहीं कि अब वस्तुओं के दाम ही फिक्स कर दिए गए, पता लगा फिर वो वस्तु मिल ही नहीं पा रही है, ये भी तो एक समस्या हो सकती थी। लेकिन वस्तुओं की आपूर्ति भी नियमित रूप से होती रहे, ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था में सुनिश्चित किया। और इसके लिए उसने एक अलग विभाग गठित किया, वो था दीवाने रियासत। ये भी सवाल तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आईएएस पीसीएस में कई बार आया है। दीवाने रियासत मैचिंग के लिए भी आता था। तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए उसने साहना और बरीद को नियुक्त किया। ये गुप्तचर हैं कि कोई वस्तु जो है, जो उसका दाम फिक्स किया गया है उससे ज्यादा के दाम पे तो नहीं बेचा जा रहा है, या वस्तुओं की गुणवत्ता, खराब क्वालिटी की चीजें तो नहीं बेची जा रही हैं। इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था के द्वारा ये सब चीजें सुनिश्चित किया। तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार में ये सब चीजें थी। प्रमुख रूप से देखेंगे तो राजस्व नीति में वो सुधार करता है, इसमें 7-8 पॉइंट थे। और फिर दूसरा है सैनिक सुधार में। सैनिक सुधार के क्या कारण थे वो मैंने आपको बताया कि मंगोल आक्रमण हो गए, आंतरिक विद्रोहों को दबाने के लिए सेना के सुधार की आवश्यकता थी, और साथ ही साम्राज्य विस्तार के लिए भी एक सक्षम सेना की आवश्यकता थी। इसलिए उसने तमाम सैनिक सुधार किए। वो क्या क्या थे? स्थायी सेना था, हुलिया था, डाक प्रणाली लाया, ये दोनों चीजें तो पहली बार लाई गई। नकद वेतन ये भी पहली बार लाया गया। इसके लिए वस्तुओं के दाम न, चूंकि सैनिकों के दाम वेतन जो है फिक्स कर दिए गए थे, इसलिए उसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था भी लाई कि मूल्य वृद्धि, वस्तुओं के मूल्य वृद्धि ना हो सके। इसके अलावा सैनिक सुधार में ही दुर्गों का निर्माण उत्तर पश्चिम सीमा पे करवाया गया, पुराने दुर्गों की मरम्मत करवाई गई। आर्थिक सुधार में प्रमुख रूप से देखेंगे तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था ही है। इसका ये दो विशेषताएं हैं कि वस्तुओं के मूल्य फिक्स कर दिए गए, निश्चित कर दिए गए, और वस्तुओं की आपूर्ति जो है सुनिश्चित की गई। तो ये थे आपके अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार। तो अगर आपका ये सवाल आता है तो आप जो है यही सब जितना मैंने आपको बताया, इन्हीं को जो है पॉइंट में उत्तर देना है। दोस्तों, जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी जो है शेयर करें और साथ ही लाइक करें। थैंक यू।